हेलो बच्चों, माय नेम इज अजीत कुमार और एके साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि बोर्ड के ऊपर देख रहे होंगे, फिजिक्स क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट 4 कैपेसिटर संधारित्र। तो हाँ स्टूडेंट, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट यूनिट नंबर 4 कैपेसिटर स्टार्ट हो चुका है और आज के पहले अभी तक कैपेसिटर के ऊपर 13 लेक्चर आ चुके हैं। तो जो लोग अभी तक एक भी लेक्चर कैपेसिटर का नहीं देखे हैं वो फटाफट हमारे यूट्यूब चैनल एके साइंस क्लासेस पे विजिट करें और वहां पर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्लेलिस्ट मिलेगा, उसे ओपन करें। आपको कैपेसिटर 1 से लेकर कैपेसिटर 13 तक का लेक्चर मिल जाएगा। तो अभी तक जो भी प्रीवियस लेक्चर्स कैपेसिटर के ऊपर नहीं देखे वो पहले वो लेक्चर देख लें, तो ये लेक्चर्स आप लोग कंटिन्यू करें। तो आज हम लेकर आ रहे हैं कैपेसिटर के ऊपर 14 लेक्चर। ओके बच्चों, थोड़ा सा बात हम लोग कर लेते हैं कि अभी तक हमने जस्ट प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने क्या बात किया, यानी कैपेसिटर पार्ट 13 के अंदर हमने क्या बात किया था। तो उसके अंदर हमने क्या देखा था, हमने कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस निकाला था। और कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर क्यों बनाया गया, क्योंकि जो हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर होते हैं बच्चों, उनके अंदर दो ड्रॉबैक था। एक ड्रॉबैक हमारा क्या था कि बहुत बड़े बड़े साइज के स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बहुत नेग्लिजिबल था। दूसरा ड्रॉबैक क्या था बच्चों, तो दूसरा ड्रॉबैक उसके अंदर ये था कि जो स्फेरिकल कैपेसिटर जो एनर्जी अपने अंदर वो स्टोर कर रहा था वो बॉन्डेड फॉर्म में नहीं करके वो बिखरे हुए फॉर्म में, एक्सटेंडेड फॉर्म में, डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में अपने एनर्जी को स्टोर कर रहा था। ये दो ड्रॉबैक था। दोनों ड्रॉबैक को दूर करके हमारा कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर बनाया गया, जिनका कैपेसिटेंस का डेरिवेशन हमने जस्ट प्रीवियस लेक्चर्स कैपेसिटर पार्ट 13 के अंदर हमने देखा था। ओके बच्चों, चलो आज के इस लेक्चर्स में हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं बच्चों, तो आज के इस लेक्चर्स में हम लोग स्टडी करने वाले हैं थर्ड टाइप का कैपेसिटर। और हमारा थर्ड टाइप का कैपेसिटर क्या था बच्चों, 3 टाइप का टोटल कैपेसिटर था। एक हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर था, दूसरा हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था। हमने स्फेरिकल कैपेसिटर भी डिटेल से पढ़ लिया, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर भी डिटेल से पढ़ लिया, हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी डिटेल से पढ़ लिया। क्योंकि हमारे सिलेबस में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा जो डिटेल में पढ़ना है वो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था। उसको हमने डिटेल से पढ़ा दिया। उसके अंदर हमने ढेर सारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने पे ढेर सारा न्यूमेरिकल भी कर लिया था बच्चों। उसके बाद आज हम लोग थर्ड टाइप का कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे, दैट इज सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो ओके बच्चों, फटाफट अपना कॉपी ऑन करके आप फटाफट हेडिंग डाल ले। क्या डालोगे हेडिंग बच्चों, तो हेडिंग डालोगे हमारा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। क्या हेडिंग डालोगे बच्चों, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो फटाफट हेडिंग डाल लीजिए सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ओके बच्चों, इसका हिंदी नाम क्या है, तो हिंदी में इसको बोलेंगे बेलनाकार संधारित्र। बेलनाकार संधारित्र। ओके बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लास्ट कैपेसिटर का टाइप। 3 टाइप था कैपेसिटर का, स्फेरिकल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और थर्ड हमारा था सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर खत्म, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर खत्म, हमारा लास्ट टाइप चल रहा है कैपेसिटर का, दैट इज सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो फटाफट वीडियो को पॉज करके आप लोग हेडिंग डाल ले सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ओके बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन। ओके बच्चों, आई होप आपने हेडिंग डाल दिया होगा। चलो लेट्स टॉक अबाउट सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो अपने कॉपी को अच्छे से बंद कर लो और बोर्ड के ऊपर फोकस करो। देखो, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के अंदर भी ड्रॉबैक है। पहले उन ड्रॉबैक को हम बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस देखेंगे। याद करो, जब हम स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ा रहे थे तो स्फेरिकल कैपेसिटर के अंदर 2 ड्रॉबैक आया था बच्चों। दोनों ड्रॉबैक आपको कई बार बता चुके हैं, डिटेल से पढ़ा भी चुके हैं, लिखवा भी चुके हैं कि बहुत बड़े बड़े रेडियस के
स्फेरिकल कैपेसिटर के अंदर बहुत बड़े बड़े रेडियस के स्फेरिकल कैपेसिटर्स के अंदर बहुत नेग्लेजिबल कैपेसिटेंस हमारा होता था। यह पहला ड्रॉबैक था बच्चों। दूसरा ड्रॉबैक कि जो स्फेरिकल कैपेसिटर जो अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर रहा था स्टूडेंट, वो एनर्जी वो बॉन्डेड फॉर्म में ना स्टोर करके डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में, एक्सटेंडेड फॉर्म में, आर से इन्फिनाइट डिस्टेंस में उसके एनर्जी बिखरे हुए फॉर्म में वो स्टोर कर रहा था। ये दूसरा ड्रॉबैक है। सेम टू सेम ये दोनों ड्रॉबैक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स के अंदर भी पाया गया। जब शुरुआत में सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बनाया गया तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स के अंदर भी वही दोनों ड्रॉबैक पाया गया स्टूडेंट। ओके, अब बहुत बड़े बड़े सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स, बहुत बड़े बड़े रेडियस का, बहुत बड़े बड़े लेंथ के सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस बहुत कम हो रहा था। दूसरी बात, उसने जो एनर्जी स्टोर कर रहा था वो बॉन्डेड फॉर्म में नहीं, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर विजन एनर्जी जो स्टोर कर रहा था वो एक्सटेंडेड फॉर्म में एनर्जी स्टोर कर रहा था। तो ये दोनों ड्रॉबैक जैसे स्फेरिकल कैपेसिटर्स के अंदर था वैसे ही सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स के अंदर था। अब देखो कमाल का बात ये देखो कि स्फेरिकल कैपेसिटर्स के अंदर कॉन्सेंट्रिक वाला प्रिंसिपल लगा करके स्फेरिकल कैपेसिटर्स के दोनों ड्रॉबैक को दूर कर लिया गया स्टूडेंट। ठीक उसी प्रकार से हमारा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स के अंदर भी कॉन्सेंट्रिक वाला प्रिंसिपल, कॉन्सेंट्रिक वाला फंडा लगा करके सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स के अंदर भी दोनों ड्रॉबैक को दूर कर लिया गया। तो हमारे सिलेबस में जो डायरेक्ट हमें सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स पढ़ना है वो कॉन्सेंट्रिक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स पढ़ना है। हमें ओनली सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स नहीं पढ़ना है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स के अंदर हमें कॉन्सेंट्रिक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स पढ़ना है। तो हम यहां पर एक वर्ड हम यहां जोड़ना चाह रहे हैं, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स में हमारा क्या सिलेबस में पढ़ना है, तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स में हमारा क्या पढ़ना है बच्चों, कॉन्सेंट्रिक। जैसे इसके प्रीवियस वाले लेक्चर्स में हमने कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर्स पढ़ा था, सेम टेक्निक, सेम प्रिंसिपल का यहां भी हम लोग अप्लाई करके सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स को कॉन्सेंट्रिक टाइप का बना करके उसके अंदर दोनों ड्रॉबैक का दूर कर लेंगे। ओके बच्चों, अब मन में यह प्रश्न चल रहा होगा कि सर हमारे सिलेबस में सिलेंड्रिकल कैपेसिटर से या कॉन्सेंट्रिक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर से, तो हां बच्चों हमारे सिलेबस में डायरेक्ट कॉन्सेंट्रिक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर से, क्योंकि साइंटिस्टों को मालूम था ना कि हम अगर डायरेक्ट सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स बनाएंगे फिर से लफड़ा आने वाला है स्फेरिकल कैपेसिटर्स के जैसा, तो वो ऐसा किया ही नहीं, डायरेक्ट वो कॉन्सेंट्रिक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स बना दिया और ऑलरेडी उनके अंदर दोनों ड्रॉबैक प्रेजेंट नहीं था। तो हमारे सिलेबस में डायरेक्ट क्या पढ़ना है स्टूडेंट, तो हमारे सिलेबस में डायरेक्ट पढ़ना है कॉन्सेंट्रिक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स, यानी हिंदी में बोलना चाहे तो संकेंद्री बेलनाकार संधारित्र। ओके बच्चों, तो फटाफट हेडिंग डाल लो आप लोग, आगे वर्ड आप लोग जोड़ लो कॉन्सेंट्रिक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स। तो हमारे सिलेबस में जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स है वो क्या है, कॉन्सेंट्रिक सिलेंड्रिकल सरफेसेस। ओके बच्चों, चलो अब अपने नोटबुक को बंद कर दो और बोर्ड पर फोकस करो। चलो लेट्स टॉक अबाउट कॉन्सेंट्रिक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स। अब सेम टू सेम टेक्निक जो हमने कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर्स के अंदर अप्लाई किया था यहां भी हम वही अप्लाई करेंगे। पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे, फिर डायग्राम को देखते हुए फिर लैंग्वेज लिखेंगे। ओके बच्चों, चलो तो हम लोग डायग्राम बना रहे हैं। अब देखो कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर क्या होता है, दो सिलेंडर, दोनों का बेस का रेडियस अलग अलग हो और दोनों का एक्सिस सेम हो, ऐसे दो सिलेंडर जिनका रेडियस अलग अलग हो तथा एक्सिस एक हो, ऐसे दो सिलेंडर को कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स कहते हैं। चलो तो हम कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स यहां ड्रॉ कर रहे हैं बच्चों। ओके चलो, ये इसका एक्सिस है स्टूडेंट, दिस इज अ एक्सिस ऑफ सिलेंडर। ओके, अब इसके अंदर हम एक छोटा रेडियस का सिलेंडर बना रहे हैं। तुम देख लो दोनों सिलेंडर जो बना है बच्चों, दोनों सिलेंडर का जो हमारा रेडियस है बच्चों, एक सिलेंडर का रेडियस बड़ा है और एक सिलेंडर का रेडियस
छोटा है बच्चों। ओके चलो, ये हमारा कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर है। क्या है स्टूडेंट? दिस इज माई कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर। ओके चलो, अब यहां पर पहला जो अंदर वाला जो हमारा सिलेंडर है, अंदर वाला सिलेंडर का हमारा रेडियस हम a मान लेते हैं, स्मॉल a, और बाहर वाला जो है बड़ा वाला जो सिलेंडर है उसका रेडियस मान लेते हैं स्मॉल b। अंदर वाले सिलेंडर को कैपिटल A मान लेते हैं और बाहर वाला सिलेंडर को कैपिटल B मान लेते हैं। ओके स्टूडेंट, अंदर वाले इनर सिलेंडर को हम लोग कैपिटल A मान लिए और इनर सिलेंडर का रेडियस स्मॉल a हो गया, और बाहर वाले सिलेंडर का हम लोग रेडियस स्मॉल b मान लिए और बाहर वाले सिलेंडर को कैपिटल B मान लिए। ओके बच्चों चलो, अब हम लोग इतना बात लिखेंगे, लेट अस कंसीडर टू कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर of radius is, let us consider A and B कर लेना, let us consider A and B are two concentric cylinders. Let us consider A and B are two concentric cylinders of radius A and B respectively, radius A and B respectively। ओके बच्चों, ओके चलो, तो यहां तक हमने जो डायग्राम बनाया लैंग्वेज में लिख दिया, लेट अस कंसीडर A and B आर टू कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स ऑफ रेडियस A and B रेस्पेक्टिवली। ओके स्टूडेंट चलो, अब उसके बाद सेम टू सेम प्रिंसिपल जो हमने कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर्स में अप्लाई किया था, वही सेम टू सेम हम लोग कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे कॉन्सेंट्रिक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स के अंदर। ओके बच्चों चलो, तो हम लोग कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर्स के में क्या किया था, अंदर वाले स्फेयर पर चार्ज दिया था। तो यहां भी हम लोग अंदर वाला जो हमारा सिलेंडर है उस पर हम लोग चार्ज देंगे। तो अंदर वाला सिलेंडर पर हम लोग चार्ज देंगे, पर इस बार चार्ज हम लोग डायरेक्ट क्यू के फॉर्म में नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग जो ये सिलेंडर ले रहे हैं ना बच्चों, वो इनफिनाइट लेंथ का एज्यूम करके ले रहे हैं। अब इनफिनाइट लेंथ, जिस सिलेंडर का हमें लेंथ मालूम नहीं है, उस पर अगर हम चार्ज दें तो हम डायरेक्ट चार्ज नहीं देते हैं, वहां चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में अप्लाई करते हैं। ये हमने गॉस लॉ फर्स्ट चैप्टर्स, सेकंड चैप्टर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर बताया था कि जब हमें किसी चीज की लंबाई पता होती है, उसके अंदर हम जो चार्ज देते हैं वो हमें मालूम होता है कि हमने कितना चार्ज दिया, पर जिस चीज की लंबाई हमें मालूम नहीं है और उसके ऊपर अगर हम चार्ज दें तो हम डायरेक्ट चार्ज के फॉर्म में उसको नहीं देंगे, हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में देंगे। तो यहां पर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देंगे, यानी प्लस क्यू, सिलेंडर ए को प्लस क्यू के बजाय हम लोग प्लस डेल्टा देंगे। क्या देंगे बच्चों? प्लस डेल्टा। वही है, प्लस क्यू चार्ज के जगह हमने क्या दिया, तो प्लस क्यू चार्ज के जगह हमने प्लस क्यू डेल्टा दिया। क्या दिया स्टूडेंट? प्लस डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो इसके ऊपर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस सिलेंडर के ऊपर हमने चार्ज दिया तो चार्ज इस सिलेंडर के सरफेस पे जमा हो जाएगा। चार्ज अंदर गया नहीं, चार्ज अंदर नहीं गया तो Q अंदर क्या हो जाएगा बच्चों? तो Q अंदर 0 हो जाएगा। अब इंडक्शन के कारण, प्लस लेमडा के इंडक्शन के कारण सेकेंड सिलेंडर जो हमारा कैपिटल V है, उसके इनर वाले सरफेस पे प्लस लेमडा के अपोजिट माइनस लेमडा हमारा चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस लेमडा चार्ज हमारा डेवलप हो जाएगा। और बाहर इसके बाहरी सरफेस पे, सिलेंडर बी के अंदर वाले सरफेस पे प्लस लेमडा के इंडक्शन के कारण माइनस लेमडा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ओके बच्चों, और इसके इंडक्शन के कारण, माइनस लेमडा के इंडक्शन के कारण इसके आउटर सरफेस पे प्लस लेमडा चार्ज क्या हो गया बच्चों? डिस्ट्रीब्यूट हो गया।
प्लस लेमडा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया और आगे चलकर इसको हम लोग क्या कर देंगे, जैसे कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर्स में सेकेंड स्फीयर जो था उसके बाहरी सरफेस को हमने अर्थेड कर दिया था, वैसे ही कॉन्सेंट्रिक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स के अंदर भी जो हमारा सेकेंड सिलेंडर है, जो हमारा बाहरी सिलेंडर है, उस बाहरी सिलेंडर के बाहरी सरफेस को, बाहरी सिलेंडर के आउटर सरफेस को जिस पर पॉजिटिवली चार्ज आया है उसको हमने क्या कर दिया बच्चों, अर्थेड। अर्थेड का ये सिंबल होता है बच्चों, तो इसको हमने क्या कर दिया स्टूडेंट, इसको हमने अर्थेड कर दिया। अर्थेड का कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बताया था कि अर्थेड करने का मतलब इस अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसके बाहरी सरफेस पे आ जाएगा और जितना पॉजिटिव चार्ज सिलेंडर बी के आउटर सरफेस पे है उतना ही इलेक्ट्रॉन इसके आउटर सरफेस पे जमा हो जाएगा और इसको न्यूट्रलाइज कर देगा बच्चों। क्या कर देगा बच्चों, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा और सिलेंडर बी के आउटर सरफेस पे कोई भी चार्ज नहीं होगा, तो इधर चार्ज क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जीरो हो जाएगा। चार्ज क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जीरो हो जाएगा। चार्ज जीरो हो जाएगा स्टूडेंट तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा स्टूडेंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा तो हमारा पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा। तो यहां आप ये बताओ कि सिलेंडर ए के अंदर भी चार्ज जीरो है, चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है। ओके स्टूडेंट, सिलेंडर बी के बाहर भी चार्ज जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो तुम देख सकते हो कि जो भी हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जो भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो स्टूडेंट कहां से कहां में हो रहा है, तो बस इन दोनों सिलेंडर के गैप में हो रहा है, इन दोनों सिलेंडर के गैप में हो रहा है स्टूडेंट, इन दोनों सिलेंडर के गैप में हो रहा है स्टूडेंट। अच्छा, इधर भी तो चार्ज डेवलप होगा स्टूडेंट, इधर भी तो चार्ज हमारा डेवलप होगा। ओके ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो दोनों सिलेंडर के बीच में होगा, तो दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव से निगेटिव साइन की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है स्टूडेंट, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया स्टूडेंट। ओके, चलो इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ये सब चीजें तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी बताया था स्टूडेंट, ये सब चीजें हमने कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर्स के अंदर भी इतना कहानी बताया था। वहां डायरेक्ट चार्ज लेकर बना रहे थे क्योंकि हमें कॉन्सेंट्रिक स्फेयर का रेडियस मालूम था, पर यहां पर कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर का लेंथ मालूम नहीं है, इसलिए इनफिनाइट लेंथ का हमारा सिलेंडर है जिस पर हम डायरेक्ट क्यू चार्ज नहीं दे सकते, हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में दे सकते, यानी हम लोग लेमडा में इसको चार्ज दिए। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलो इस चीज को हम लोग लैंग्वेज में लिख लेते हैं। तो चार्ज केवल दोनों सिलेंडर के बीच में, दोनों कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर के बीच में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों सिलेंडर के बीच के गैप में है। यानी जो हमारा ये कॉन्सेंट्रिक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, जो अपने अंदर वो एनर्जी स्टोर करेगा, वो बिखरे हुए फॉर्म में स्टोर ना करके वो बिल्कुल बॉन्डेड रीजन में स्टोर करेगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन बॉन्डेड फॉर्म। तो यहां जो इसने एनर्जी स्टोर किया वो बॉन्डेड फॉर्म में, मात्र इतने रीजन में इन्होंने क्या किया, इतने रीजन में इन्होंने क्या किया, अपने अंदर एनर्जी स्टोर किया। अगर एक सिलेंडर होता तो ये एनर्जी स्टोर करता बिखरे हुए फॉर्म में, तो ड्रॉबैक आ जाता। कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर के वजह से इनके दोनों ड्रॉबैक खत्म हो गए। ओके बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। अब उस चीज को हम लोग लैंग्वेज में भी लिख लेंगे। तो लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, यहां तक तो लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि लेट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्लस लेमडा apply on the surface of cylinder A, then due to induction minus lambda charge developed on
सिलेंडर डेवलप्ड ऑन इनर सरफेस ऑफ सिलेंडर बी, इनर सरफेस ऑफ सिलेंडर बी। ओके बच्चों, इनर सरफेस ऑफ सिलेंडर बी। देयरफॉर also plus lambda charge appears on the outer surface of cylinder B, on the outer surface of cylinder B and earthed of cylinder B and earthed of cylinder B। ओके बच्चों, आई होप आपको ये पूरा लैंग्वेज समझ में आ गया होगा। इतना ही हमने यहां डायग्राम में शो किया और इतना ही हमने यहां पर लैंग्वेज में भी लिखा। ओके बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन। ओके स्टूडेंट, आई होप आपने यहां तक लिख लिया होगा। अब हम लोग हिंदी हेडिंग की बात कर लेते हैं। चलो, इसी चीज को हमने इंग्लिश में लैंग्वेज लिखा, अब हम हिंदी में भी लिख देते हैं इसी लैंग्वेज को। ओके बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो, अब इसी लैंग्वेज को स्टूडेंट हम लोग किसमें, हिंदी में लिख लेते हैं। ओके, बिल्कुल कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर वाला ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है स्टूडेंट, इसलिए इसमें कहीं कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। ओके, चलो, माना कि ए तथा बी दो संकेंद्री बेलन लिया गया है जिसकी त्रिज्या क्रमशः ए तथा बी है। बेलन ए के बाहरी पृष्ठ पर प्लस लैम्डा रैखिक आवेश वितरण करने पर प्रेरण के द्वारा यानी इंडक्शन के द्वारा बेलन बी के अंदर वाले पृष्ठ पर माइनस लैम्डा रैखिक आवेश वितरण हो जाता है तथा पुनः प्रेरण के द्वारा बेलन बी के बाहरी पृष्ठ पर प्लस लैम्डा आवेश वितरण हो जाता है, जिसे पृथक्कृत विधि द्वारा उदासीन कर दिया जाता है। उदासीन कर दिया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इतना ही लैंग्वेज हमने इंग्लिश में भी लिखाया और इतना ही लैंग्वेज हम हिंदी में भी ले रहे हैं। ओके बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो, अब इसको रफ कर रहे हैं और अब हम लोग डेरिवेशंस पे आते हैं। अब ये बताओ कि हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले हैं। अरे सिंपल सा बात है कि आज तक हमने जो भी टाइप पढ़ा कैपेसिटर का, हम उसके अंदर मेन रूप से क्या कैलकुलेट करते हैं डेरिवेशन में,
तो उसके अंदर मेन रूप से हम लोग उसकी कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करते हैं। तो हाँ स्टूडेंट, जैसे हम लोग कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर्स का प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कैपेसिटेंस का डेरिवेशंस किया था, वैसे ही आज हम लोग कॉन्सेंट्रिक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर आप लोग शामिल कर लेना कैपेसिटेंस ऑफ कॉन्सेंट्रिक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलो लेट्स टॉक अबाउट कैपेसिटेंस ऑफ कॉन्सेंट्रिक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स। तो इन जनरल अगर हम ये बोल दें कि कैपेसिटेंस ऑफ कॉन्सेंट्रिक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, तो ये इन जनरल फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, C बराबर Q बटा डेल्टा V। अरे होता है ना, C बराबर Q बटा डेल्टा V, C बराबर Q बटा डेल्टा V। Q तो यहां डायरेक्ट है नहीं, पर हाँ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहां से लेमडा बराबर हम जानते हैं Q बटा L होता है। लेमडा बराबर क्या होता है बच्चों, तो लेमडा बराबर Q बटा L होता है। तो यहां से Q बराबर क्या ले सकते हैं बच्चों, लेमडा इंटू L। तो यहां से Q हमें मिल गया लेमडा इंटू L। अरे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाए थे ना, लेमडा बराबर चार्ज पर यूनिट लेंथ, लेमडा बराबर चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी Q बटा L। तो यहां से Q बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर के क्या मिल गया, तो Q बराबर लेमडा इंटू L। अब ये बताओ कि लेमडा तो ठीक है सर, लेमडा हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया, ये L किसकी लंबाई है। आपने तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स का लंबाई इनफिनाइट बताया, फिर ये लंबाई L कहां से आ गया। तो हम लोग लैंग्वेज में ही एक चीज और हम लोग लिखना भूल गए। हम लोग ये जो इनफिनाइट लंबाई का जो हमारा सिलेंडर है, उसके अंदर हम लोग L लंबाई का एक सिलेंडर एज्यूम करेंगे। तो हम यही लिख देते हैं, लेट अस एज्यूम ए कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर ऑफ लेंथ L। चलो तो कैसे एज्यूम करेंगे, यहीं से एज्यूम करेंगे बच्चों, यहीं से यहां से हम L लंबाई मान लेते हैं, इतना L लंबाई है। तो यहां से हमारा एक हमने कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स इसी में हमने कट कर लिया, कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स कट कर लिया बच्चों। इसी में हमने क्या कट कर लिया बच्चों, कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स कट कर लिया। इसी में हमने क्या कट कर लिया, कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स कट कर लिया। तो यहां से हमने L लेंथ का एक कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर हमने क्या कर लिया, कट कर लिया बच्चों। कट कर लिया। तो इसका लंबाई कितना हो गया स्टूडेंट, तो इसका लंबाई यहां से यहां L हो गया, यानी हमने L लेंथ का हमने एक कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर एज्यूम कर लिया। तो लेट अस एज्यूम ए कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर ऑफ लेंथ L। यही हमने यहां से यहां एक कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर L लंबाई का एज्यूम कर लिया, वही L यहां पर आया है। तो Q बराबर लेमडा इंटू L। तो यहां पर हम C बराबर क्या लिख सकते हैं, तो C बराबर Q के जगह लेमडा इंटू L पुट कर सकते हैं। तो C बराबर लेमडा इंटू L डिवाइडेड बाय, अरे C बराबर Q के जगह हमने लेमडा इंटू L पुट कर दिया, क्योंकि Q के जगह लेमडा इंटू L आया। तो C बराबर Q के जगह लेमडा L और डेल्टा V के जगह डेल्टा V। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले बच्चों। ओके बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो हम सब रफ कर रहे हैं, बस इस इक्वेशंस को हम लोग रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को। आई होप आपको इक्वेशन फर्स्ट समझ में आ गया होगा। और C बराबर Q बटा डेल्टा V था, तो Q का हमने वैल्यू निकाला लेमडा इंटू L, तो Q का वैल्यू हमने C में डाल दिया। तो लेमडा इंटू L डिवाइडेड बाई डेल्टा V। तो C बराबर डेल्टा L डिवाइडेड बाई C बराबर लेमडा L बटा डेल्टा V। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। चलो अब हमारा काम क्या है स्टूडेंट, तो अब हमारा काम है डेल्टा V फाइंड करना। क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, डेल्टा V फाइंड करना है। अब देखो डेल्टा V हम VA माइनस VB करके फाइंड आउट नहीं करेंगे। ओके,
यहां पर टेक्निक हमें अलग से चेंज करना पड़ेगा। हम डायरेक्ट डेल्टा वी निकालेंगे, पर डायरेक्ट डेल्टा वी हमसे नहीं निकलेगा, क्योंकि डेल्टा वी निकालने से पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल लेते हैं तो याद करो हमने एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो फिर वो रिलेशन अप्लाई करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा हम डेल्टा वी कैलकुलेट कर लेंगे। तो डेल्टा वी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा। क्या कैलकुलेट करना होगा बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे और कहां कैलकुलेट करेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हम वहां कैलकुलेट करते हैं जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्या इसके बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है? नहीं। क्या इसके बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है? नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड है कहां? इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच है। तो हम इनके बीच एक पॉइंट P कंसीडर करेंगे। इस कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर के एक्सिस से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लेंगे और उसी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो इसको हम लोग रफ कर रहे यहां पर, चूंकि यहां तो चार्ज अब खत्म हो जाएगा तो हम यहां से चार्ज हटा दिए। ओके बच्चों, और यहां से थोड़ा सा हम लोग इसको विजिबिलिटी क्लियर करेंगे, थोड़ा सा मिटा सकते हैं यहां पर, चूंकि बना के दिखाई दिए। ओके चलो, हम यहां से थोड़ा सा इसको, आप लोग इसको मिटाना नहीं, क्लियर दिखने के लिए हम इसको रफ कर रहे हैं। ओके चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां? ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बच्चों, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर है। देख लो देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है ना। अब हम लोग यहां पर, ये एक्सिस है ना, ये हमारा कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर का एक्सिस है। इस एक्सिस से r डिस्टेंस पर, स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लेंगे। इस एक्सिस से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लेंगे जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो यहां लिखेंगे लेट अस कंसीडर ए पॉइंट P at a distance a small r from the axis of concentric cylinders, from the axis of concentric cylinders at which intensity of electric field is find, at which intensity of electric field is find। ओके बच्चों, ये चीज हमने यहां पर कंसीडर कर लिया। माना कि एक बिंदु P लिया गया है जो संकेंद्री बेलनाकार संधारित्र के अक्ष से r दूरी पर लिया गया है। इसको हिंदी में लिख लेना जो हम बोले। ओके चलो, ये तो समझ में आ गया ना। अब देखो यहां पर हम इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे? अच्छा, हमने यहीं पर P पॉइंट क्यों लिया? अरे सिंपल सी बात बताओ, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहीं पर तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं वहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्यों कैलकुलेट करेंगे? वहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी जीरो होगा। हमें मालूम है ना कि इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसके बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसके बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसके इस सिलेंडर ए के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना रीजन में? तो इतना ही रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो इतना ही रीजन में कहीं पर एक पॉइंट P लेंगे, वहां पर हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो वही चीज तो हमने किया कि यहां पर हमने एक पॉइंट P लिया जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड था, वहीं पर हमने एक पॉइंट P लिया एक्सिस से r डिस्टेंस पर, और उसी P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी फाइंड करना है। ओके बच्चों, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलो, अब इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? याद करो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड यूनिट गॉस लॉ पढ़ा था और उसका एप्लीकेशंस पढ़ा था। हमारा गॉस लॉ का पहला एप्लीकेशन में हमने क्या पढ़ा था? इनफिनाइट चार्ज लेंथ का
वायर के कारण किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया था। इन्फिनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर के कारण अनंत विस्तारित आवेशित लंबे तार के कारण किसी बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। ये हमने गॉस लॉ का पहला एप्लीकेशंस पढ़ा था। जिनको याद नहीं है वो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हमारे चैनल पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लेलिस्ट ऑन करना, वहां पर आपको गॉस लॉ वाला एप्लीकेशंस, पहला एप्लीकेशंस वाला वीडियो मिल जाएगा। जिनको रिवीजन नहीं है वो पहले वीडियो को रिवाइज कर ले तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, याद करो हमने एक इन्फिनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर लिया था, उसके चारों तरफ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया था। तो तुम ऐसे कंसीडर करो ना कि ये जो एक्सिस है मेरा, ये इन्फिनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर हो गया और इसके चारों ओर ये हमारा गॉसियन सरफेस हो गया। इसके चारों ओर ये हमारा क्या हो गया बच्चों? तो इसके चारों ओर ये हमारा गॉसियन सरफेस हो गया और वो गॉसियन सरफेस P पॉइंट से होकर गुजरेगा। यही चीज होता था ना। तो इस वायर के चारों तरफ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर हुआ होगा जो P पॉइंट से पास किया होगा। तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या आएगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी डायरेक्ट हमने कैलकुलेट किया था, वो फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। वो फॉर्मूला तो भूल ही गए होंगे, चलो याद दिलाते हैं। तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होगा? E वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटा स्मॉल r। ये चीज याद आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटा r। तो वही चीज यहां पर आया कि P पॉइंट पर हम लोग डायरेक्ट गॉस लॉ वाला एप्लीकेशन का फॉर्मूला यूज करके जो हमारा इन्फिनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर के कारण किसी P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई कर लिया, क्योंकि वही चीज यहां भी है। इस P पॉइंट से एक गॉसियन सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस पास होगा जिस पर हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो कितना आ जाएगा? गॉस लॉ के एप्लीकेशन से 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 लैम्डा बाई r। तो यहां लिख सकते हैं बाई एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, बाई एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ के एप्लीकेशन से ये चीज हम लिख सकते हैं। ओके, अब याद होगा हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के बीच हमने एक रिलेशंस निकाला था। तो यहां पर हम जानते हैं कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज क्या था? तो हम जानते हैं डेल्टा V बराबर माइनस E इंटू dr। डेल्टा V बराबर माइनस E इंटू dr। अब डेल्टा V है तो डेल्टा R भी ले सकते हो, ये डॉट प्रोडक्ट होता है भाई, डॉट प्रोडक्ट E वेक्टर और डेल्टा R वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। अगर हम यहाँ डेल्टा V ले रहे हैं तो यहाँ डेल्टा R आएगा, यहाँ डेल्टा V ले रहे हैं तो यहाँ डेल्टा R आएगा। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा डेल्टा V। तो डेल्टा V बराबर माइनस E डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा R वेक्टर, तो माइनस E वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा R। अगर यहाँ dV लेते हैं तो माइनस dV अगर लेते हैं तो माइनस E वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ dr वेक्टर। बट हमें यहाँ डेल्टा V के फॉर्म में दिया है तो हम क्या कर लेंगे? हम लोग डायरेक्ट ऐसे करेंगे, यहीं पर हम लोग ऐसा कर लेंगे बच्चों कि इसी को हम लोग क्या कर लेंगे, यहां तो डेल्टा V ही रहने देंगे। तो डेल्टा V बराबर माइनस E वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ dr वेक्टर कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां हम इस रिलेशन का यूज कर लेंगे। E वेक्टर मालूम है तो हमें डेल्टा V मिल जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो हम ऊपर का ये मिटा रहे हैं। ओके बच्चों, चल आप लोग वीडियो पॉज करके इसको लिख लेना। तो यहां से हमारा क्या आ गया स्टूडेंट? तो यहां से हमारा आ गया रिलेशंस डेल्टा V बराबर माइनस E वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ dr वेक्टर। अब हम मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो केवल पॉजिटिव वाला लेंगे, तो हम केवल पॉजिटिव से मतलब है
तो ई वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ डी आर वेक्टर, तो डेल्टा वी बराबर हमारा क्या हो गया, ई वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ डी आर वेक्टर। ई वेक्टर और डी आर वेक्टर के बीच डॉट प्रोडक्ट, तो ई इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा, ये हमारा दो वेक्टर के बीच के डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है। तो ई वेक्टर और डी आर वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ई इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा, जहां थीटा ई वेक्टर और डी आर वेक्टर के बीच का एंगल है। अब तुम देखो ई वेक्टर भी इधर ही है और डी आर वेक्टर भी इधर ही है, तुम देखो ना यहां से यहां डिस्टेंस स्मॉल आर है ना, तो आर वेक्टर भी तो इधर ही है, तो आर वेक्टर और ई वेक्टर का डिस्टेंस सेम है, तो एंगल यहां पर क्या हो जाएगा, तो एंगल यहां पर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहां से डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा, तो ई इंटू डी आर इंटू कॉस 0 का वैल्यू 1 हो गया, तो यहां से डेल्टा वी क्या मिल गया, तो डेल्टा वी बराबर ई इंटू डी आर, ई इंटू डी आर। ओके बच्चों, डेल्टा वी बराबर क्या मिल गया, ई इंटू डी आर। अब क्या करेंगे, डेल्टा वी बराबर ई का हमने फॉर्मूला निकाला था, क्या आया था बच्चों, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बटा स्मॉल आर इंटू डी आर। ई का वैल्यू हमने पुट कर दिया, इस पी पॉइंट पर जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट किया था वो क्या आया था, डायरेक्ट गॉस लॉ के एप्लीकेशन से हमने लिखा था ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बटा आर, तो यहां से ई वेक्टर का हमने रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बटा आर इंटू डी आर। अब देखो हमें कहां से कहां में इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां से कहां में हमें पोटेंशियल निकालना है, हमें पोटेंशियल ए से बी में निकालना है। अरे तुम देखो ना ये यहां से यहां कितना है, तो यहां से यहां ए है ना, यहां से यहां ए है और यहां से यहां बी है, तो हमें इतने रीजन में हमें पोटेंशियल निकालना है ना, इतने रीजन में पोटेंशियल निकालना है, तो हमें दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा लिमिट ए से बी में, तो हमें टोटल पोटेंशियल निकालना है। अभी तो केवल इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकला, हमें इस पूरे रीजन में पोटेंशियल निकालना है, इस पूरे रीजन में, इस पूरे कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स के इस पूरे रीजन में हमें, यानी ए से बी तक में हमें क्या निकालना है, ए से बी तक में हमें पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए यहां से टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ओके बच्चों, चलो इधर का हम रफ कर रहे हैं, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट, चलो तो ये क्या हो गया, डेल्टा वी, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट सेकंड मान लो, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स इन इक्वेशन सेकंड, तो डेल्टा वी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लेमडा बटा आर इंटू डी आर। अब देखो सिंपल सी बात है, इधर भी इंटीग्रेट होगा और इधर कहां से कहां में, ए से बी में इंटीग्रेट होगा, ए से बी में इंटीग्रेट होगा। ओके बच्चों, ए से बी में इंटीग्रेट होगा। चलो अब ध्यान से तुमको देखना है, सर यहां डेल्टा वी का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो डेल्टा वी का इंटीग्रेशन भी होगा बच्चों, डेल्टा वी का इंटीग्रेशन भी हो जाएगा, या आप चाहो तो इंटीग्रेशन इधर मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इंटीग्रेशन करो ना करो कोई फर्क इधर नहीं पड़ता है। ओके, तो डेल्टा वी रहने दो, डेल्टा वी का डेल्टा वी रहने दो, आप एक ही साइड इंटीग्रेट करो। अरे इधर डेल्टा वी का क्या कर दोगे, वी कर दोगे, तो सर यहां डेल्टा वी है, अरे डेल्टा वी है तो हम यहां से लिख सकते थे ना लेमडा इंटू एल वी ए माइनस वी वी। अरे वी ए माइनस वी वी, सिलेंडर ए से सिलेंडर बी में पोटेंशियल, तो बी का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, सिलेंडर बी का पोटेंशियल तो यहाँ वीवी 0 हो जाएगा ना, तो यहां से वीवी 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ वीवी 0, तो केवल क्या बचेगा, तो क्या केवल लेमडा एल डिवाइडेड बाय वी ए बचेगा, यानी वी बचेगा, तो वी यहां से मिल जाएगा। तो चलो आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लो, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लिए, तो इधर भी मिल गया बच्चों, क्या मिल गया, वी मिल गया। ओके चलो
अब देखो ये इतना चीज तो कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये तो कांस्टेंट है, 2 लेमडा भी कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन कितना का होगा 1/r इंटू डी आर का, यानी 1/r का इंटीग्रेशन डी आर के रिस्पेक्ट में होगा। अब आपको इंटीग्रेशन आता है, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इधर हम लोग रफ कर रहे हैं, ओके चल। ओके स्टूडेंट, तो इधर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये तो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया और लिमिट ए से बी हो गया। अब याद होगा हमने पढ़ाया था मैथमेटिकल टूल्स में 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, log x। क्या होता है बच्चों, log x। याद करो 1/x का इंटीग्रेशन हमने क्या बताया था, 1/x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में log x, तो वही चीज तो है 1/r का r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन log r हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो यहां से क्या हो जाएगा, तो यहां से v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लेमडा और 1/r का इंटीग्रेशन, जैसे 1/x का x के रिस्पेक्ट में log x, तो 1/r का इंटीग्रेशन r के रिस्पेक्ट में log r, तो log r बेस e और लोअर लिमिट a और अपर लिमिट b। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बड़ा आसान है ना इंटीग्रेशन यार। चलो तो अब क्या है, अब क्या करना है, तो अब कुछ नहीं करना है, बस इसको कैलकुलेट करना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में। तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लेमडा अपर लिमिट, तो r के जगह b पुट हो जाएगा, तो log b बेस a माइनस लोअर लिमिट, तो r के जगह a पुट होगा, तो log b बेस a माइनस log a बेस e। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो log m माइनस log n का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, log m माइनस log n बराबर log m बटा n, तो log b माइनस log a बटा log b माइनस log a को हम क्या लिख सकते हैं, log b बटा a। अरे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, log m माइनस log n तो log m बटा n, तो log b माइनस log a बराबर log b बटा a, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा डी इंटू 2 लेमडा, और यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहां से हो जाएगा हमारा क्या, log b माइनस log a को लिख सकते हैं ना, log b माइनस log a को लिख सकते हैं log b बटा a बेस e, log b बटा a बेस e। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। हमारा ये 2 से 2 कट गया, 2 से 2 बार में कट गया, तो v बराबर क्या आ गया, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो ना 2 से 2 बार में 4 कट गया, तो v बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा, और यहां क्या हो जाएगा log b बटा a बेस e। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में b का वैल्यू पुट कर देंगे स्टूडेंट, इक्वेशन फर्स्ट में b का वैल्यू पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो इक्वेशन फर्स्ट क्या था, c बराबर ऊपर लेमडा एल था डिवाइडेड बाय, और नीचे डेल्टा वी को हमने क्या लिखा था, अरे डेल्टा वी है, तो डेल्टा वी को हम क्या लिख सकते हैं, लेमडा एल डिवाइडेड बाय डेल्टा वी को वी ए माइनस वी लिख सकते हैं। और चूंकि वी नो दैट वी वी बराबर 0, चूंकि इधर सिलेंडर बी के बाहर तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा, तो कोई पोटेंशियल भी नहीं होगा, तो वी वी बराबर 0। तो यहां से c बराबर लेमडा एल डिवाइडेड बाय वी ए माइनस वी वी के जगह क्या लिख सकते हैं 0, तो यहाँ क्या आ गया लेमडा एल डिवाइडेड बाय वी ए, यानी एक पॉइंट पर पोटेंशियल वी ए को हम सिंपली v लिख सकते हैं। तो यहां से c बराबर लेमडा एल बटा v। तो देखो अब v का वैल्यू यहां से पुट कर देने पर क्या आ जाएगा, कैपेसिटेंस, तो लेमडा एल डिवाइडेड बाय v का वैल्यू पुट करो, तो देखो 1/v का वैल्यू है, ऊपर पुट कर देंगे, चलो कोई बात नहीं। चलो तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट ये आ गया, इक्वेशन फर्स्ट को हमने ऐसे लिख दिया। अब इक्वेशन फर्स्ट में v का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। ओके बच्चों, चलो तो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग किसका वैल्यू पुट करेंगे,
तो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट। तो c बराबर लेमडा एल डिवाइडेड बाई v का वैल्यू पुट करो, तो v का वैल्यू ये हो गया, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा इंटू लॉग b बटा a बेस e। ओके बच्चों, चलो अब इसको कैलकुलेट कर लो। देखो लेमडा से लेमडा कट गया, ये पूरा का पूरा ऊपर चला जाएगा, देखो ना ये पूरा का पूरा कहां चला जाएगा, तो ये पूरा का पूरा ऊपर चला जाएगा, देख लो। तो क्या हो जाएगा, c बराबर ऊपर क्या चला गया, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और ऊपर क्या है l, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल डिवाइडेड बाई नीचे क्या बचा लॉग b बटा a बेस e। आई होप आपको ये समझ में आ गया। दिस इज द फाइनल कैपेसिटेंस ऑफ, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कॉन्सेंट्रिक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स। कितना आ गया, तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया कॉन्सेंट्रिक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंस का। कितना, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल डिवाइडेड बाय लॉग b बटा a बेस a, जहां l क्या है, तो जहां l सिलेंडर का लेंथ है, एप्सिलॉन नॉट क्या है परमिटिविटी मीडियम है, b क्या है सिलेंडर b का बाहरी सिलेंडर का रेडियस, और a क्या है अंदर वाले सिलेंडर का रेडियस। मालूम है ना, a क्या है अंदर वाले सिलेंडर का रेडियस, अंदर वाले सिलेंडर का रेडियस a हो गया, और b क्या है बाहर वाले सिलेंडर का रेडियस। तो यहां पर सारा टर्म आपको पता है, l क्या है सिलेंडर का लेंथ, एप्सिलॉन नॉट क्या है बचपन से पता है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बचपन से शुरुआत हुआ है आपका, वहीं से आपको पता है कि हमारा ये परमिटिविटी होता है फॉर फ्री स्पेस के लिए या फॉर वैक्यूम के लिए या फॉर एयर के लिए एप्सिलॉन नॉट का यूज करते हैं, जिसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ओके, लॉग तो एक ऑपरेटर है, बी क्या है बाहरी सिलेंडर का रेडियस, और ए क्या है अंदर वाले सिलेंडर का रेडियस। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कॉन्सेंट्रिक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स। ओके बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो हम एक बार फाइनल लिख देते हैं इस फॉर्मूला को। ओके, एक बार फाइनल हम इस फॉर्मूला को लिख देते हैं। क्या आ गया, कैपेसिटेंस कॉन्सेंट्रिक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना आ गया बच्चों, c बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल डिवाइडेड बाय लॉग b बटा a बेस e। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला हो गया सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस का, कॉन्सेंट्रिक सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस का, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कभी कभी हमसे न्यूमेरिकल में क्या पूछ देता है, कॉन्सेंट्रिक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के आधारित न्यूमेरिकल में कभी कभी क्या बोल देता है, सुनना, कैपेसिटेंस ऑफ कॉन्सेंट्रिक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। कभी कभी हमसे ये वाला न्यूमेरिकल पूछ देता है। ये जो फॉर्मूला निकला है, ये फॉर्मूला निकला है कैपेसिटेंस ऑफ कॉन्सेंट्रिक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का। ध्यान से देखना, ये जो हमने फॉर्मूला निकाला है, ये फॉर्मूला निकला है कैपेसिटेंस ऑफ कॉन्सेंट्रिक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का। और हमें कभी कभी न्यूमेरिकल में पूछता है कैपेसिटेंस ऑफ कॉन्सेंट्रिक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर पर यूनिट लेंथ के रूप में पूछता है। तो सिंपल है, इस L को C के डिवाइड में ले आएंगे, इस L को C के डिवाइड में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, C बटा L बराबर ऊपर क्या बचा बच्चों, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, L तो इसके नीचे आ गया इधर इनटू में, तो इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो L यहां से बटे में आ गया इधर, तो log B बटा A। यही चीज पूछ देता है, ये हमारा कहलाया कैपेसिटेंस ऑफ
कॉन्सेंट्रिक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर पर यूनिट लेंथ, और इसको हम लोग C नॉट से दिखाते हैं, C/L को हम लोग C नॉट से दिखाते हैं। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कॉन्सेंट्रिक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर पर यूनिट लेंथ। ये पर यूनिट लेंथ वाला फॉर्मूला आ गया, यानी लेंथ को इसके नीचे डिवाइड कर लो तो इधर लेंथ गायब हो गया, तो जो मिला वो हमारा कैपेसिटेंस ऑफ कॉन्सेंट्रिक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स पर यूनिट लेंथ। तो जब पर यूनिट लेंथ के रूप में आपसे न्यूमेरिकल पूछता है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, मतलब विदाउट लेंथ का अप्लाई करोगे। और जब कैपेसिटेंस ऑफ कॉन्सेंट्रिक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स पूछेगा तो फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, उसमें वो आपको लेंथ देगा और इसमें आपको लेंथ नहीं देगा। आई होप आपको ये पूरा आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, पूरा डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। और इसी तरीके से हमारा तीनों टाइप का कैपेसिटर समाप्त हो गया। आज स्फेरिकल कैपेसिटर्स भी पढ़ लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स भी पढ़ लिए और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स भी पढ़ लिए इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। क्योंकि हमारे सिलेबस में डायरेक्ट सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस में पढ़ना है कॉन्सेंट्रिक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स। तो हमने आज क्या फाइंड आउट किया, हमने आज के डेरिवेशंस में कॉन्सेंट्रिक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंस को फाइंड आउट किया। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है और लगभग हमारा कैपेसिटर्स चैप्टर खत्म हो गया है। एक लेक्चर्स और आएगा कैपेसिटर्स के डाइलेक्ट्रिक्स पे, एक छोटा सा लेक्चर्स हमारा आएगा कैपेसिटर्स के डाइलेक्ट्रिक पर, यानी कैपेसिटर पार्ट 15। ये हमारा कैपेसिटर का पार्ट 14 है। लास्ट पार्ट हमारा कैपेसिटर्स का आएगा बहुत जल्दी, कैपेसिटर पार्ट 15, जिसके अंदर हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स की बात करेंगे। ये डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ जाएगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। थैंक यू।